कहना क्या चाहते हो? एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है जैसा मैंने पढ़ाया था, जब भी पढ़ाया था मैंने कहा था कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस में आपको रेयर में मिलेगा, मतलब बहुत कम मिलेगा, लेकिन उतना ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn माइनस एन स्क्वायर। गिवन क्या है? किसी एपी के फर्स्ट n टर्म का सम क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर। और बोला जा रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, मैंने ये भी बताया था जब कभी भी Sn गिवन हो, अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। हमारा सबसे पहला टास्क है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ An। Sn तो दिया है, हमें क्या चाहिए? An चाहिए। तो हम जानते हैं An का एक फॉर्मूला हमारे पास है, An इज इक्वल्स टू ना 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 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कब मैंने लिखवाया है? जब Sn गिवन हो तो An निकालने का फॉर्मूला क्या है? Sn माइनस। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन में Sn गिवन हो तो हम An निकालेंगे, और An किस तरह से निकालेंगे? Sn माइनस 1। सबसे पहले आप करिए क्या? Sn की वैल्यू पुट करिए। Sn की वैल्यू क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर। इसको आप ब्रैकेट में रखिए, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में Sn माइनस 1 चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कहता हूं यही है, आपको ये समझना है कि जहां पर देखो ये क्या है? Sn माइनस 1। इसका ये मतलब है इस इक्वेशन में जहां पर n है वहां पर आपको क्या पुट करना है? Sn माइनस 1 नहीं, n माइनस 1। तो ये क्या है? 4, इसके बाद क्या लिखा था? n, तो n की जगह पर क्या लिखना है? माइनस, ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इस स्टेप को रिपीट कर दे रहा हूं। क्या बोला जा रहा है? Sn क्वेश्चन में गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? हम अभी स्टडी भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, हम सबसे पहले An फाइंड आउट करेंगे। An निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? An इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1। Sn हमारा क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn माइनस 1 चाहिए। ये हमें ये इंडिकेट करता है इस पूरी इक्वेशन में जहां पर n है वहां पर आपको क्या पुट करना है? n माइनस 1। ये 4n लिखा हुआ था, हमने 4n माइनस 1 लिखा। ये माइनस एन स्क्वायर है, हमने माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब अगला काम है इसको सिंप्लीफाई करना। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 4n माइनस एन स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दो। ठीक, माइनस, अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे जब तक ये अंदर सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, क्योंकि अभी अंदर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, देखो अगर n माइनस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करो तो आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है, लेकिन ये बाहर कैसा साइन है? तो ये माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो इन सभी के साइन, तो ओवरऑल हमारे पास आएगा क्या? n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 है, यही आएगा। सो यहां पर कुछ कट रहा है या बैलेंस हो रहा है? चलो देखते हैं। 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट पहले ओपन कर दो, माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 4n माइनस 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बचा क्या? 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। यानी हमारे पास ये क्या निकाल रहे हैं? हम An निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास आ गया An इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। यानी कि जिस AP का Sn हमें पता था उसका nth टर्म यानी कि An हमें पता चल गया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि An आ गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो A2 माइनस A1 कर देंगे, मतलब कुछ भी पूछेगा यहाँ से हम सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास An आ चुका है। जैसे क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1 बोला जाए या A1 बोला जाए?
एक ही बात है। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो एक ही टर्म का सम वही A1 होगा, वही S1। तो यहां पर अगर आप इस AN में n की जगह पे 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, A1 यानी A की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 × 1 यानी कि 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फर्स्ट टर्म इस AP का क्या है, 3। क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S2 पूछा जा रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब पहला टर्म निकाल लो और दूसरा टर्म। तो पहला टर्म ये है, हमें दूसरा टर्म चाहिए, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2। तो पुट करो जरा n की जगह पे 2। n की जगह पे जब आप 2 पुट करोगे, A2 बराबर 5 - 2 × 2 = 4 यानी कितना आएगा, 1। तो S2 बराबर क्या था, फर्स्ट टर्म यानी कि कितना है, फर्स्ट टर्म 3 प्लस सेकेंड टर्म कितना आया, 1 यानी कि सम ऑफ 2 टर्म कितना आया है, 4। अभी इस क्वेश्चन में और भी पूछा गया है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी A2। सेकेंड टर्म ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1। आगे इसमें और पूछा गया है फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। n की जगह पे 3 रखो, थर्ड टर्म मिलेगा, रखो और बताओ n की जगह पे 3 रखोगे तो A3 की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे 3 रखोगे 2 × 3 = 6 और 5 - 6 कितना आएगा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द 10th टर्म, 10 रखो तो 5 - 20 यानी कि, और लास्ट में पूछा गया है व्हाट इज द nth टर्म यानी AN, जो कि ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में जितनी भी चीजें पूछी गई थी सब यहाँ पर है। मेन काम क्या था, AN निकालना। उसके बाद जो पूछेगा वही उसी के अकॉर्डिंग आपको n की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अच्छा सॉरी, हाँ n की जगह पे जब आप 3 रखेंगे तो 5 - 6 यानी कि क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे, 14। नोट तो किए होगे इसको मेरे ख्याल से, रफ कर दें, जल्दी करो नोट। एक, हाँ हाँ, तुम्हारा पहले कौन सा क्वेश्चन था, देखिए एक क्वेश्चन इनका RS अग्रवाल से है। बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के फर्स्ट 14 टर्म का सम कितना है, 1505। मतलब गिवन है S14 इज इक्वल्स टू 1505, ठीक है। किसी AP के 14 टर्म्स तक का सम 1505 है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, अगर इस AP का फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू क्या है, 10 है, फाइंड इट्स 25th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म, A25 हमें चाहिए, और अगर A25 चाहिए तो हम जानते हैं A25 बराबर A + 24D, जिसमें से A की वैल्यू तो पता है, बस एक चीज नहीं पता है, D आ जाए तो आंसर आ जाएगा, और उसके लिए हमें ये यूज करना है, ठीक है। तो चलो S14 फॉर्मूला लगाओ Sn का, n/2 2a + n - 1 × d। n/2 का मतलब 14/2, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्रैकेट में 2a, 2 × a की वैल्यू 10 प्लस n - 1 14 - 1 यानी कि 13 × d, और इक्वल टू में क्या आएगा 1505। इसको आप कट करोगे, देखो ये 7 × में है, आप चाहो तो इसको इधर भेज दो, हाँ ये ब्रैकेट के अंदर है, नहीं अच्छा अंदर बिल्कुल इस 2 से इस 2 को बोल रहे हो, नहीं इस 2 से इस 2 से तब कटता जब आप 14/2 को इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करते, तब इसमें करते तो बिल्कुल 2 से 2 कट जाता। हाँ यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका ये मतलब है कि ये क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी, तो इसमें जब करते तो बिल्कुल ये 2 से ये 2 कट जाता, लेकिन जब इसमें करते तो ऑलरेडी फिर बचा रह जाता है, इसलिए कॉमन लेके बाहर रखा गया।
ये 7 पूरे इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो यहाँ पे अंदर क्या बचा 20 प्लस 13 डी इक्वल्स टू 1505/7। 7 से काटो, 7 2 जा 14, 1 कैरी आया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 20 इधर प्लस में इधर भेज दो, तो 13D इज इक्वल टू 195। 13D इज इक्वल टू कितना आएगा, तो D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू आएगी 195/13। तो 13 1 जा 13, 6 बचा, 13 5 जा, यानी D की वैल्यू क्या आ गई 15। हमें चाहिए क्या था 25th टर्म, वैल्यू पुट कर दो, A की जगह पे 10 प्लस 24 इंटू D की जगह पे, बताओ पहले ऐड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्रतीक, क्यों, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कोई रीजन होगा, हाँ बताओ। गुड, पढ़ रहा है लड़का। पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा कितना 360 आएगा, और 10 प्लस कर दो, यानी इस एपी का 25th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 370। गलत है फिर वो, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं गलत है, 25th टर्म ही तो बोला गया है ना। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी S1505, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, वैसे सही है, हाँ तो आंसर फिर गलत होगा, बहुत ज्यादा आंसर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। 14/2 यानी 7, 2 10 20, टी की वैल्यू आ जाएगी, सही है, मतलब उसमें आंसर गलत है, बुक को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी। चलो एक क्वेश्चन इनका एनसीईआरटी से है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको रफ कर दें। चलो इधर साइड में मैं बता रहा हूं, तब तक आप लोग बताइए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन ये है क्या, फाइंड द सम ऑफ, आपको सम फाइंड आउट करना है ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका क्या चाहिए, सम। अच्छा, जब भी कभी बिटवीन बोला जाए तो आपको एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ना 0 आएगा ना 50। वैसे हालांकि ना 0 ऑड नंबर होता है ना 50, फिर भी आप जानते रहो। मान लो मैंने ये भी बोला 0 से 50 के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर उनका सम बताओ, तो वहां पे 0 और 50 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी उनके बीच के नंबर्स का सम। तो 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला ऑड नंबर आपको क्या मिलेगा, 1। 1 के बाद लास्ट बताओ 49। एपी बन रही है, यानी ये तो क्लियर है। लास्ट टर्म भी पता है, यहां पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अच्छा, a पता है, l पता है, n बताइए टोटल कितने टर्म हैं। यही गलती कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने ये टर्म हैं। कहां से 49 है भाई, लगातार थोड़ी लिखा हुआ है, एक एक छोड़ दिया गया है। 1 3 5, और मैंने तरीका बताया, तो चलो नॉर्मल वे में बता रहा हूं कैसे काउंट कर रहे हैं। नहीं पता हमें मतलब कि कितने नंबर हैं, आपको फॉर्मूला यूज करना है, L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। L की जगह पे 49, A की जगह पे 1, n-1 जो कि नहीं पता, D की वैल्यू क्या है 2, कॉमन डिफरेंस 2 का है, 2 ऐड हो रहा है ना, ये 1 उधर जाएगा, माइनस होगा, कितना आएगा 48 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2। इस 2 को इधर डिवाइड में भेज दो, 24
n की वैल्यू कितनी है 25। ये मत सोचो कि 1 से 49 तो 49 नंबर हो गए, ठीक है। तो बस अब फॉर्मूले में रख दो, n की जगह पे क्या रखना है 25, तो हो जाएगा 25/2 a प्लस एल, a की जगह पे 1 और l की जगह पे 49, तो 25/2 इंटू 50, 2 से काटो तो 25 इंटू 25 कितना आएगा 625, यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है तुम अगर कर रहे थे और नहीं आया तो ये n की वैल्यू तुमको नहीं आई होगी। अच्छा वो वाला फॉर्मूला लगाते तो क्या ना आता क्या? नहीं आ रहा। क्या बात करते हो? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस, ऐसा थोड़ी है कि एक फॉर्मूले से आंसर आएगा एक फॉर्मूले से नहीं आएगा। हाँ तो वो तुम्हारी गलती है, गलती तुम करो। और किसी को कोई डाउट? कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला क्वेश्चन से डिस्कस हुआ है? कौन सा? अरे मैं ये जो पढ़ रहा हूं मैं उसकी बात कह रहा हूँ, तुम पहले बोल दिया हाँ सर। अरे याद है कोई 6 लाख की मशीन थी और आगे क्या था बेटा बताओ? ये हो गया सर, फिर उसका पर ईयर सर रेट बढ़ता है, ये आरडी शर्मा का है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, शायद वैसे में तुमने पूछा था क्या ये क्वेश्चन? नहीं मुकेश पूछा था मेरे ख्याल से। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री 6 लाख रुपीस, ठीक है। कॉस्ट कितना है 6 लाख रुपए। आगे बोला जा रहा है इफ इट डिप्रिसिएट्स इट्स वैल्यू 15% इन द फर्स्ट ईयर, 13.5% इन द सेकेंड ईयर, मतलब इसकी वैल्यू घट रही है। पहले साल में 15% इसकी वैल्यू होती है, तो अगले साल में 13.5% और इसके अगले साल में मतलब 1.5% का डिक्रीमेंट हो रहा है। मशीन के जो कैपेसिटी है यानी उसकी जो प्राइस वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। हर ईयर 1.5% इसका रेट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है और इस तरह से डिक्लाइन होता गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ 10 ईयर ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब अगर ये 10 सालों तक यही रेट अप टू 10 टर्म भी लिख सकते हैं हम, अप टू 10 टर्म, मतलब ये रेट घटता जा रहा है और कितने 10 सालों तक चला जाएगा 10 साल। भाई ये पहले साल का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, इसी तरह से 10 सालों तक ये रेट 1.5 घटता जा रहा है। और आपसे पहले तो ये निकालो कि ओवरऑल कितना परसेंटेज घटेगा, यानी इन सभी का 10 सालों में कितना ओवरऑल सम आप निकालो, क्योंकि टोटल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डिक्लाइन हो रहा है। तो आपको इसका सम निकालना है। मैं कह रहा हूं 10 टर्म है यहाँ पे S10, तो n/2 करोगे तो 10/2, 2a करोगे तो 30 है ना, प्लस n-1 करोगे तो 9, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? बस यही गलती करोगे आप लोग, पेपर में भी यही करोगे। -1.5 घट रहा है, a2 - a1, आप बल्कि निकाल लिया करो, हमें थोड़ा सा लग जाएगा, कम से कम प्लस माइनस वाली गलती तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे -1.5, इधर तो 5 आ जाएगा, 30 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? हाँ 4.5, तो 5 इंटू क्या हुआ 4.5 कहां से आएगा? 15 9 जा कितना होता है 135, 13.5। हाँ वही तो, अभी तक तो तुम भी नहीं बोल रही थी। चलो 30 में से 13.5 अगर माइनस करेंगे कितना आएगा?
नहीं 16.5 आएगा। अब इसको इंटू करो 5 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी आया, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 3 कैरी आया। यानी आप ये समझो 82.5% रेट कम होगा। यानी अब कितना बचेगा टोटल, अगर इसको हम 100% मान लें तो 100 में से इसको माइनस करो जरा, 82.5 को अगर 100 में से माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा 17.5%। यानी 10 साल के बाद जो मशीन की वैल्यू, प्राइस वैल्यू कितनी बचेगी, तो कॉस्ट आफ्टर 10 ईयर आप लिख लेना क्या आ जाएगा 6 लाख 17.5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये डेसिमल भी हट गया, यानी 600 इंटू 170, तो 2 जीरो तो ऐसे आ गया, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 4 कैरी आया। ठीक है, बिल्कुल। तो 10 साल के बाद इस मशीन की जो प्राइस वैल्यू कितनी बचेगी, 1,05,000। यानी आपसे मैं पूछूं, अगर ये पूछा जाए कि इसकी प्राइस में कितने की कमी हुई, 6 लाख से कम हुआ ना, कितना कम हुआ, कितना, बहुत नहीं, कितना, 5,95,000 वाली 5,000 बचा। वेरी गुड। 6 लाख में 1,05,000 घटाओगे, लग रहा है अभी लाखों में खेलते नहीं हो। ठीक है, कितना बचेगा, 1,05,000 रुपए अभी बचेगा। अगर पूछा जाए ये कि कितने का लॉस हुआ, मशीन की प्राइस में कितनी वैल्यू कम हुई, तो कितना कम हुआ, 4,95,000 रुपए। ठीक है, आया समझे। अच्छा देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया था, एक कोई मशीन है फैक्ट्री में लगी हुई, आपको पता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें लगी होती हैं, और मशीन का काम ही है जितना ज्यादा वो वर्क लोड लेगा, आफ्टर सम टाइम उसका डिक्लेमेंट होता रहेगा, उसका प्राइस वैल्यू घटेगा, उसमें कुछ कमियां आती जाएंगी। तो 6 लाख रुपए की मशीन लगाई गई, और हर साल ये देखा गया कि उसकी कीमत में 15%, पहले साल के बाद उसकी कीमत में कितने परसेंट की कमी आती है, 15%, 2 साल के बाद, फिर तीसरे साल इतना कम हो जाता है, मतलब 1.5% हर साल समझ लो कम होता जाता है। 10 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो 10 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू 1,05,000। तो हमें पहले ये निकालना था कि 10 साल में ओवरऑल कितना परसेंट कम हुआ, तो हमने S10 निकाला, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है, डेढ़ कम हो रहा है ना, एपी फॉर्म कर रहा है, तो 10 सालों में कितना परसेंटेज कम हुआ, 10 सालों में कितना परसेंटेज कम हुआ, तो S10 हमने निकाल लिया, और ये आया कि 10 सालों में जो मशीन की प्राइस में कमी आई, तो कितना प्राइस बचेगा। 100% कोई चीज होती है, 100 में से 82.5 क्या कर दो, कितना आया 17.5%। तो इस अमाउंट का 17.5% निकाल दिया, जो कि कितना आया 1,05,000। यानी 10 साल के बाद इस मशीन की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, 1,05,000, 4,95,000 की कमी हो गई, मशीन इतने की हो गई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। अच्छा, ये 5 रुपये कॉइन वाला, चलो कब कर दें, चलो अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अ चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपी कॉइन ऑफ हर सेविंग इन पिगी बैंक। ये भी हो चुका है, बिल्कुल बगल वाली क्लास में बताए थे। क्या, मान लो ये कोई पिगी बैंक है, ठीक है, और इस पिगी बैंक में एक चाइल्ड है जो एक दिन कितने 5 रुपए का कॉइन ड्रॉप करती है, एक। पहले दिन यानी फर्स्ट डे उस पिगी बैंक में कितने नंबर ऑफ कॉइन ड्रॉप होते हैं, पहले दिन एक। और बोला जा रहा है सी इंक्रीज हर सेविंग बाय 1 5 रुपी कॉइन डेली इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स। मतलब इसका ये है कि सेकेंड डे पर
उस लड़की ने इसमें इस पिगी बैंक में कितने कॉइन डाले? 2। तीसरे दिन 3, इसी तरह से चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो पिगी बैंक है पहले 1 कॉइन था, फिर 2 और आ गए, 3 और आ गए, फिर 4 आ गए। इसी तरह से करते 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 एक स्टेज ऐसा आया कि पिगी बैंक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 190। मतलब एक स्टेज ऐसा आया, इस पिगी बैंक में कितने कॉइन्स हो गए? ये 190 रुपीज नहीं है, ये 190 क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला तो ये, फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपी कॉइन्स इनटू इट। कितने दिन में 190 कॉइन इस पिगी बैंक में उसने पुट किए होंगे? 2 दिन में तो 190 कॉइन होगा नहीं, क्योंकि रेट सेम है, हर दिन एक ही एक कॉइन बढ़ता जा रहा है। तो मान लेते हैं उस लड़की ने n दिन तक, कितने डे तक कॉइन, तो लेट आफ्टर n days piggy bank have 190 coins. Series formed by coins which is equals to what? सीरीज जो नंबर ऑफ कॉइन्स से बनेगी, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 एंड सो ऑन। और हमें यहाँ पर ये गिवन एक प्रकार से कि Sn बराबर 190। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ Sn का, जो कि होता है क्या? n/2 2a, a की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस n-1, और d की वैल्यू भी क्या है? d की वैल्यू भी 1 है। और इक्वल्स टू में हम क्या पुट करेंगे? ये अपॉन में 2 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, n को इधर ही रहने दो, अंदर आएगा 2 1 जा 2 प्लस n-1, और इधर आ जाएगा 380। समझ में आया? 2 - 1 करोगे तो 1 बचेगा, क्या आएगा? 1 प्लस n इक्वल्स टू, n को अंदर भेजो, n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 380 को इधर ले आओ, n स्क्वायर प्लस n माइनस 380 इक्वल्स टू, अगला काम है इसको फैक्टराइज करना बाय स्प्लिटिंग मेथड, या किसी भी मेथड से हमें इसको स्प्लिट करना है। प्लस सॉरी माइनस करने पर 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 380। नहीं भाई, n स्क्वायर प्लस माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 1, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 380। बताइए जरा वो। बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि अगर 20 में से 19 घटा दो, 1 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो भाई 380 आएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 19n माइनस 380 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लो, n प्लस 20 माइनस 19 कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में आ गया n प्लस 20 और एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 19। एक की वैल्यू आएगी माइनस 20 और एक आएगा प्लस 19। अब ये माइनस 20 तो हो नहीं सकता, यानी कि आपका एक आंसर आ गया कि 190 कॉइन होने में टोटल कितने दिन लगेंगे। दूसरा ये पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना सेव हुआ, तो आपको पता है 190 अगर कॉइन है तो 5 रुपए का एक कॉइन है, एक कॉइन की वैल्यू तो कितना आएगा? 950 रुपए। दूसरा आंसर तो आसानी है, आया समझ? नहीं समझा? ठीक है, तो ये था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को जब ना समझ में आए तो उसको मल्टीपल टाइम्स कर लो, इतनी बार कर लो कि अब वो पेपर में आए तो ना गलती हो। गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए, ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया, लिखिए। इसको रफ कर दें, पहले बताओ।
रुक जाओ, नोट कर लें 1 मिनट तो फिर बताते हैं। हाँ बीपीटी कौन? क्वेश्चन बताओ ना, कैसा मिडिल टर्म? मिडिल टर्म अर्थमेटिक मीन को बता रही हो क्या? अर्थमेटिक मीन सिलेबस में कहाँ है तुम्हारे? आसान है, बता दे रहा हूँ मैं इसको। पेपर में आएगा भी नहीं। हो गया? पहले ये वाला बताएं कि वो वाला बताएं? खोलो, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट से सम वाला, क्या था? फिर इसको मिडिल मोस्ट वाला बता देते। वो आसान है, टफ नहीं है, हालांकि आसान तो सभी है। हाँ देखिए, क्वेश्चन ये है NAP 5, 12, 19। एक AP है क्या? NAP 5, 12, 19 डॉट 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 लिखिए इस चीज को। NAP AP और उसके आगे लिखिए 5, 12, 19 एंड सो ऑन। हैज 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। हैज 50 टर्म्स। बोला जा रहा है फाइंड द लास्ट टर्म। फाइंड द मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। NAP 5, 12, 19 डॉट 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 हैज 50 टर्म्स। उसके बाद है फाइंड इट्स लास्ट टर्म, hence find the sum of its last 15 terms। दो क्वेश्चन है, एक तो ये जो कि मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए, एक आपको लास्ट टर्म बताना है और एक लास्ट से 15 टर्म के सम निकालना है। पहले लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है L = A + n-1 × D। ठीक, A की वैल्यू क्या है? 5 है। n पता है हमें, टोटल कितने टर्म्स दिया हुआ है? 50, तो n-1 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 7, तो 5 प्लस बेटा इधर कुछ है ही नहीं, इधर L है जो कि तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो काहे भेजोगे? अब कहां बगल में भेजोगे? इक्वल टू उधर भेजा जाता है, वो भी जब होल इनटू होता था। 7 9 जा 63, 6 कैरी आया, 7 4 जा 28 प्लस ओवरऑल L की वैल्यू क्या आ गई? 348। अब देखिए एक आंसर तो आ चुका है कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 348। अब आप इसको दो तरीके से अगला आंसर निकाल सकते हैं। हमसे बोला जा रहा है आपको निकालना है सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। सम ऑफ लास्ट, आप ये बताइए अगर मैं पूरे 50 टर्म का सम निकालूं, उसमें माइनस कर दूं कितने टर्म्स का सम? 35 टर्म का सम। बिल्कुल इन्होंने सही बोला। कितने टर्म का सम माइनस कर दो भाई? 35 टर्म का सम क्या करो? तो लास्ट के भाई मान लो कुछ सीरीज में जो भी लिखा हुआ है और यहां से यहां तक के लास्ट के 15 टर्म, ये कितने टर्म है? 15, और इधर कितने टर्म है? 35। तो पहले हम पूरा सम निकाल लें S50 और उसमें से माइनस कर दें S35, तो आ जाएगा S15। अच्छा, अच्छी बात यह है लास्ट टर्म अब हमें पता चल चुका है, तो आप n/2 A + L इसमें लगा सकते हो। अच्छा, इसमें 35 टर्म की वैल्यू आपको पता नहीं है,
आप चाहो तो निकाल लो, नहीं तो n/2 वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे इस वाले में 2a वाला लगा दो। तो कैसे फॉर्मूला क्या लगाना है आपको यहाँ पे, क्या है n/2 यानी 50/2 a प्लस l, 5 प्लस l की वैल्यू है 348 माइनस, अब हमें इसका चाहिए तो n/2 2a यानी कि 10 प्लस n-1 यानी कि 34 इंटू d यानी कि 7, यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई, ये तो कटेगा 25 आएगा, तो 25 इंटू 353 माइनस 35/2 इंटू, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 2 कैरी आया, और प्लस 10 करोगे कितना आएगा, 2 से काटो 1 2 4, तो ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करो इधर 25 इंटू 353 माइनस 35 इंटू, निकालो बताओ क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन था, 34 का फर्स्ट, 34 का फर्स्ट 4485 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताओ, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 25 इंटू 3 8000 माइनस 4300 40 माइनस करो, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट, यही हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट से पूछा गया उससे मतलब नहीं, आप पहले टोटल का निकालो, जितने भी उसके पहले के टर्म उसको माइनस, याद करो एक था क्वेश्चन ऑप्शनल का हाउस नंबर वाला, है ना, तो उसमें भी हमने उसमें था कि एक पर्टिकुलर हाउस से पहले वाले हाउस नंबर्स का सम और उसके बाद के हाउस नंबर का सम इक्वल है। तो हमने क्या किया था, टोटल हाउस नंबर में से पहले वाले को जब माइनस किया था तो बाद वाले का सम आया था, ठीक है। आगे कल पढ़ाएंगे, इसको भी यहीं पे ओवर करते हैं।